हाय गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए क्योंकि पढ़ाई का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। तो चलिए आज का जो सीरीज़ मैं आपके लिए आई हूँ बैंकिंग अवेयरनेस, एक नया सीरीज़ है जो स्टार्ट हो रहा है सिंपल पेपर पे। तो ये सीरीज़ मैं एमसीक्यू के हिसाब से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक कंसेप्ट हर एक चीज़ बेसिक समझाऊंगी। तो इस सीरीज़ में पहले कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ताकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रिपरेशन किया है या बैंक का नॉलेज नॉर्मली हर स्टूडेंट को होता है। ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, बाद में जो नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का जब आएगा तो मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी। तो यहाँ पे हम अपने देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। एक चीज याद रखिएगा, किसी पे आपसे 5 ऑप्शन है, किसी में आपके 4 ऑप्शन है। अच्छा यहाँ पे 5 होगा, 4 बाई मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो पहले क्वेश्चन वन में क्या पूछा है, बैंकिंग सेक्टर कम्स अंडर विच सेक्टर। ये पूछा है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो किस सेक्टर में आता है। तो यहाँ पे आपके 5 ऑप्शन है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यू कैन गिव द आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द अपेक्स इंस्टीट्यूशंस इन बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया इज। इंडिया में जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो अपेक्स है, मतलब कह सकते हो जो कंट्रोल करता है, वो कौन है। ये भी ऑप्शन बहुत इजी है, फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ आरबीआई। आरबीआई का अकाउंटिंग पीरियड क्या है। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। सारे बैंकों का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो क्या आरबीआई का भी अप्रैल टू मार्च ही है, या जुलाई टू जून है, या जनवरी टू दिसंबर। ध्यान से बताना, आपको करंट बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अंडर विच एक्ट डज आरबीआई इशू डायरेक्टिव टू बैंक। आरबीआई जब किसी भी बैंक को डायरेक्टिव देता है, डायरेक्शन दिखाता है कि तो किस एक्ट के द्वारा दिखाता है, ठीक है। इसमें जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन आपको चारों एक्ट के बारे में बताना है कि चारों एक्ट किस किस चीज से डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फॉर इशूइंग नोट आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मिनिमम रिजर्व ऑफ 10 करोड़ रुपीज इन गोल्ड। जब आरबीआई इशू करता है नोट को, तो उसके पास कितना रुपया का गोल्ड मिनिमम होना चाहिए। आरबीआई के पास 200 करोड़ होना चाहिए, जिसमें से 85 समथिंग और 115 कुछ होना चाहिए। चलिए मैं आपके लिए इजी कर दी हूँ। तो यहाँ से कोई दोनों में से एक ऑप्शन होगा, या तो 85 होगा या तो 115 होगा, जिसमें से गोल्ड होना चाहिए। और गोल्ड है तो और क्या चाहिए, एक तो गोल्ड चाहिए, दूसरा और क्या रिजर्व में होना चाहिए, ठीक है, ये भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज फर्स्ट टू एस्टैब्लिश मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। कौन सा ऐसा बैंक है जिसने फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश किया मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस को भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डज काइट फ्लाइंग रेफर्स टू इन द बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। बैंकिंग के टर्मिनोलॉजी में काइट फ्लाइंग का मतलब क्या होता है, काइट फ्लाइंग का मतलब क्या होता है। अब ये क्वेश्चन से बैंक में नहीं, इस तरह क्वेश्चन से आपके पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन स्टेट लेवल पे भी पूछे जा सकते हैं। तो काइट फ्लाइंग जो होता है वो रेफर्स करता है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में, तो ये क्या है आपको ये बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 8। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट इज अ स्पेसिफाइड अमाउंट डिपॉजिटेड एवरी मंथ फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। कौन सा ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पे हर एक एवरी मंथ पे एक एक पीरियड पे आपका अमाउंट होता है, जैसे कि डबल यहाँ देख लो, 12 फिर 24 मंथ, 36 60 मंथ। कौन सा ऐसा ये होता है अकाउंट, किस टाइप का अकाउंट होता है। लेकिन आपको चारों अकाउंट के बारे में बताना है कि चारों अकाउंट किस चीज से डील करते हैं, चारों अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, और कौन कौन से कस्टमर होते हैं, कौन कौन से, मतलब करेंट अकाउंट कौन खोल सकता है, रेकरिंग अकाउंट से क्या फायदा है, ये सब चीज बताना। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज किसमें मिलती है, ये भी आपको बताना है। Next question number 9. An account will be classified as dormant if there are no transaction in the account for a period of 10 months. उस अकाउंट को हम लोग डॉर्मेंट बोलते हैं जहाँ पे कुछ टाइम के लिए अगर आप ट्रांजेक्शन नहीं होते तो उस अकाउंट को डॉर्मेंट बोला जाता है। तो कौन कितने मंथ अगर अकाउंट नहीं होता उसको डॉर्मेंट घोषित किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है। देखिए बीच में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, उसका भी आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन विच अकाउंट कस्टमर डज नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। बहुत ईजी है, कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसमें कस्टमर को डिपॉजिट नहीं मिलता है। और आपको ये भी बताना है कि कौन सा अकाउंट है जिसमें कस्टमर को सबसे ज्यादा डिपॉजिट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ओवरड्राफ्ट प्रोवाइडेड बाय बैंक इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। ओवरड्राफ्ट बैंक जो प्रोवाइड करता है वो किस अकाउंट में करता है। वो ओवरड्राफ्ट का मतलब सबको पता ही होता है, जितना आपके बैंक में अगर पैसे नहीं होते, मान लीजिए आपको 10,000 का जरूरत है, आपके बैंक में सिर्फ 6,000 रुपए है, तो 4,000 कम हो रहा है, तो बैंक आपको 4,000 की फैसिलिटीज देता है कि आप एक्स्ट्रा विड्रॉल कर सकते हो। तो ओवरड्राफ्ट किस अकाउंट में बैंक आपको देता है, क्या सेविंग के लिए, फिक्स के लिए, डिमांड डिमांड डिपॉजिट के लिए, फिक्स डिपॉजिट के लिए, ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में और टर्म डिपॉजिट अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है, ये भी बताइएगा। देखिए बीच में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, सारे क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 12। सैलरी अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सैलरी अकाउंट किसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 13। इन सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि सेविंग अकाउंट में डेली इंटरेस्ट किस तरह कैलकुलेट। अच्छा आप मुझेगा सेविंग अकाउंट में डेली जो इंटरेस्ट होता है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है, और सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया दिया जाता है, आपसे ये नहीं पूछा है डेली बेसिस। अगर डेली बेसिस होता है तो कोई और आंसर होगा। तो दोनों का बताइएगा, डेली बेसिस पे कैसे कैलकुलेट होता है और आपके
जो यहाँ पे बोल सकते हो कि जो इंटरेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट इज फिक्स। सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट जो होता है फिक्स होता है, तो कौन फिक्स करता है सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी मार्केट इज पब्लिक ट्रस्ट स्टैब्लिश बाय। नेशनल इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी मार्केट जो एक पब्लिक ट्रस्ट है जिसको स्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया है? और ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, पांचों की पांचों, इन सबका फुल फॉर्म लिखिए। इन सब किस चीज के लिए बनाएगी, ये कब 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 बनाया गया है, ये कौन सी बॉडी है, सब बताना आपको इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज हैज नॉट बीन गिवन बाय विच इंस्टीट्यूशन। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज जो है किस इंस्टीट्यूशन के से नहीं देती, या कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज नहीं देता है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच रेगुलेटर माइक्रो फाइनेंस गिवन बाय एनबीएफसी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है, तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रेगुलेटर माइक्रो फाइनेंस दिया है एनबीएफसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डीबीटी बेनिफिशियर कैन विथड्रॉ मनी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस। डीबीटी जो बेनिफिशियर होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, विथड्रॉ कर सकते हैं मनी किस सर्विस के द्वारा, किस फैसिलिटी से? Then question number 19, insurance regulator IRDAI formed a working group to revisit norms on trade credit insurance. Where is the headquarter of IRDAI situated? Insurance regulator RIDI जो फॉर्म करता है वर्किंग ग्रुप ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जो सिचुएटेड है? नेक्स्ट 20, the Reserve Bank of India has advised scheduled commercial bank to appoint internal ombudsman. Reserve Bank of India ने एडवाइस दिया scheduled commercial बैंकों की अपॉइंट करें इंटरनल ombudsman अंडर द सेक्शन 35A। किस कौन सा एक्ट ये बताना है? अच्छा, आपको मुझे ये भी बताना है कि ओम्बड्समैन है क्या, ओम्बड्समैन का मतलब क्या है, और शेड्यूल कमर्शियल बैंक हम किसको कहते हैं? तो यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया, सारे के आंसर देने हैं, और बीच में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है, उसका भी आंसर दीजिएगा। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बैंकिंग अवेयरनेस का सीरीज स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज़ जितना हो सके इसको सेशन को शेयर करो ताकि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट ले पाए। कि बैंकिंग अवेयरनेस एक ऐसा चीज़ है जो बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जनरल अवेयरनेस आप बोल सकते हो। और बहुत सारे मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जनरल अवेयरनेस नहीं समझ आती क्योंकि उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं होता है, इसलिए बहुत सिंपल तरीका से मैं आपको सिंपल पेपर में ये सीरीज चलाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे आपको करना है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। चलिए, तो आपको यह सेशन अच्छा लगे तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।